चल देख, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यहां से शुरू करेंगे। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने जो कुछ भी बात करी थी उसमें हम लोगों ने बात करी थी डीएनए के जेनेटिक मटेरियल होने के ऊपर। हम लोगों ने बात करी थी कि कौन डीएनए है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए में से कौन जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी। और आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाएंगे हम डीएनए एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन बता दिया था आपने? नहीं, डीएनए एप्लीकेशन बताया था, आरएनए वर्ड तक हो गया, आरएनए वर्ड तक पहुंचे थे लास्ट सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की, और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में वाटसन और क्रिक साहब ने बताया that while proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick immediately proposed a scheme for application of DNA to quote their original statement. अपना एक original statement भाई ने quote किया। क्या कहा है? It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. ये किसने कहा है? वाटसन और क्रिक ने कब कहा है? 1953। ठीक, क्या कह दिया उन्होंने? हम स्किप नहीं कर सकते कि भाई साहब उसमें जो इधर से इधर आ रहा है कॉपी करने की मैकेनिज्म है इसमें। सजेस्ट अब पेयरिंग, उन्होंने कहा पेयरिंग जो है वो सजेस्ट कर रही है कि भाई कॉपी तो हो सकती है, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है। पेयरिंग जो है वो ये बता रही है कि कॉपी तो बन सकती है, ठीक है। और अपनी स्कीम में उन्होंने वाटसन क्रिक ने क्या कहा था? क्रिक ने कहा था डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, यही तो बताया था। फिर उन्होंने कह दिया सब डीएनए से डीएनए बन जाता है, यानी रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन होता है भाई, और सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस बात को प्रूव करने के लिए मिसेल्सन और स्टॉल का एक एक्सपेरिमेंट है। थोड़ा सा हम इधर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बोर्ड के ऊपर आएंगे और उसका पूरा काम करेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो किसने बताया है? मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने सबसे पहले बताया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट, और कब किया था? 1958 में किया था। और किस लिए करा था? इसलिए करा था कि भाई साहब वो प्रूफ कर दे डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। ये सन याद रखिएगा। इन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म लिए? एस्केरिचिया कोलाई, ठीक है। एस्केरिचिया कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है? तो ये एक प्रोकैरियोट है साहब, ठीक है। तो ये एक प्रोकैरियोट है। आप आगे आते हैं, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, उसको पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं पहले यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया भाई इसमें? तो जो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया मिसेल्सन और स्टॉल ने एस्केरिचिया कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। हम थोड़ा सा बता देते हैं सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है। आपने कहा डीएनए है, ये हमारा डीएनए, और इस डीएनए से दूसरा डीएनए बनना है, तो क्या करें? इस डीएनए को यहां से हम लोग पकड़ के खोल दें, यानी कि डीएनए का एक स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, एक स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, और ये पेयरिंग है, बेस पेयरिंग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ एडेनिन था, तो यहाँ क्या होगा? थाइमिन। यहाँ ग्वानिन था, तो यहाँ क्या होगा? साइटोसिन। इस तरह से यहाँ बेस पेयरिंग चल रही थी, पूरा आगे तक होगा। इन्होंने कहा ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं, और इनके ऊपर नए बेस पेयर चल जाता है। यहाँ थाइमिन आ जाएगा, यहाँ एडेनिन आ जाएगा, यहाँ ग्वानिन आ जाएगा, यहाँ साइटोसिन। इस तरह से बेस पेयर बनना शुरू हो जाएंगे, और बेस पेयर बनते बनते इधर एक नया डीएनए तैयार हो जाएगा। इस तरह से इस वाले स्ट्रैंड से ये वाला स्ट्रैंड
और इस वाले स्ट्रैंड से ये वाला स्ट्रैंड नया तैयार हो गया। तो ये वाला फाइनली क्या होगा, एक डीएनए का रूप ले लेगा, ये वाला फाइनली क्या होगा, ये दूसरा डीएनए का। तो दो डीएनए बन गए। लेकिन इन दोनों डीएनए में एक खास बात है। क्या खास बात है, ये जो है ना भाई साहब ओरिजिनल स्ट्रैंड का है, एक स्ट्रैंड इसमें ओरिजिनल वाला है और एक नया वाला बना है। इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यानी एक से दो तो हुए, कॉपी तो बनी, लेकिन जो कॉपी बनी है उसमें एक पुराना है और एक नया है। इसे क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। समझ में आई बात या नहीं? तो इसी बात को मिचेल्सन स्टॉल ने प्रूव किया, और कैसे किया आइए देखते हैं। इन्होंने एक ई कोलाई लिया। ई कोलाई क्या है, एस्केरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। इस ई कोलाई के अंदर जो डीएनए, उस डीएनए को इन्होंने नाइट्रोजन जो उसमें रखी हुई है वो नाइट्रोजन 15 वाली रखी हुई है, N15। N15 क्या है, ये एक हैवी आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट किया था, और हर्शे चेस के एक्सपेरिमेंट में P32 और S35 लिया था। ये दोनों कैसे थे बेटा, रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव थे। और ये भाई साहब क्या है, ये हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इस पॉइंट को पकड़ लीजिएगा, कहीं आप इसको भी रेडियो एक्टिव बना देंगे। नाइट्रोजन, वैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है, लेकिन यहाँ हमने N15 दिया। ये हैवी आइसोटोप है, नाइट्रोजन का ही आइसोटोप है N15 वाला। तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखेंगे। हमने यहाँ पे जो N15 वाला लिया, तो डीएनए जो होता है, इसके डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। इसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन होगा तो इसमें भी N15 वाला चलेगा और इसमें भी N15 वाला ही चलेगा। दोनों पे N15 ही होगा। अगर दोनों पे N15 है तो भाई साहब होगा क्या, आप गौर करिए। इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि N15 है, हैवी है ना, भारी है। भारी होगा तो अगर हम सेडिमेंट कराएंगे ऐसे, तो ये नीचे की तरफ तेजी से जाके बैठ जाएगा। तो हम इस ई कोलाई को लेते हैं और सीजियम क्लोराइड के अंदर डाल देते हैं। एक लिक्विड है जिसे हमने क्या कहा है, सीजियम क्लोराइड कह दिया, CsCl2, सीजियम क्लोराइड। इस सीजियम क्लोराइड के अंदर जब हम इस बैक्टीरिया को डालेंगे, जिसमें दोनों डीएनए के स्ट्रैंड N15 वाले हैं, उस में डालते ही ये डीएनए जब सेडिमेंट करेगा तो ये सबसे नीचे की तरफ यहां आके बैठ जाएगा। ये यहां पे आके बैठ जाएगा और हम मार्क कर देंगे यहीं पे कि N15 N15, बात खत्म। हमने यहां मार्क कर दिया कि अगर हम सीजियम क्लोराइड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले बैक्टीरिया को, जिसमें कि डीएनए कैसा है, N15 वाला है, ठीक है, उसको जब हम डालते हैं तो ये यहां पे आके सेडिमेंट हो जाता है। इसके नीचे नहीं रुक रहा है, ये यहां पे आके सेडिमेंट हो जाता है, और इसी को हमने मार्क कर दिया, N15 लिख दिया इस पे। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला स्टेप, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा, हमें ये पता है भाई साहब कि जो हमारा ई कोलाई है ना, एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ये बहुत महान है। एस्केरिचिया कोलाई जो है, इसे अगर खाना पीना मिल जाए सही सलामत, भाई साहब 20 मिनट में 1 से 2 बन जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा एस्केरिचिया कोलाई। हमने बस इसी चीज का फायदा उठाया और हमने एक सेटअप करा। इस सेटअप में हमने उसको सारा खाना दिया उस बैक्टीरिया को, और उस सब बैक्टीरिया को सारा खाना जो दिया उसमें नाइट्रोजन वाला जो कंटेंट दिया। नाइट्रोजन ये कहां से लेगा, नाइट्रोजन देने के लिए हमने लिखा NH4Cl। हम नाइट्रोजन इसे दे रहे हैं NH4Cl से। इस पूरे मटेरियल में NH4Cl भर दिया है, ये यहां से नाइट्रोजन ले लेगा अपनी। लेकिन वो जो NH4Cl है ना, इसमें N नॉर्मल वाला रखा है, N जो है वो 14 वाला रखा है। समझे बात, यहां जो N रखा है हमने 14 वाला रखा है। इस बैक्टीरिया के अंदर N कौन सा है, 15। N15 N15, दोनों N15। अब ये बैक्टीरिया 1 से 2 में तब्दील होगा, बदलेगा, और जब ये बैक्टीरिया 1 से 2 में बदलेगा तो भाई साहब ये डीएनए रेप्लिकेट भी करेगा। और यहां इसने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए जो नाइट्रोजन लिया है वो इस माहौल से लिया होगा। अब हमने देखा कि इस बैक्टीरिया में क्या चेंजेस आए होंगे आफ्टर
20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट बाद ही तो रेप्लिकेट कर जाएगा। आफ्टर 20 मिनट्स हमने इसको फिर डाला किसमें, सीजियम क्लोराइड में, CsCl2, ठीक है, और सीजियम क्लोराइड में डालने पे पता ये चला कि भाई साहब अब ये डीएनए थोड़ा ऊपर उठ चुका है। पिछला वाला डीएनए कहाँ था, जरा गौर करिए, पिछला वाला डीएनए कहाँ रुका था, नीचे की तरफ, जब N15 था। अब ये डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेट कर गया होगा। जब रेप्लिकेट करा तो ये थोड़ा ऊपर उठ गया। इसका मतलब है एक N14 वाला और एक पुराना N15 वाला ही इसमें होगा, तभी तो ये हल्का हुआ थोड़ा सा, तभी तो थोड़ा ऊपर जाके रुका। नहीं समझे बात को? अब तुम्हें समझ में आ रहा है? अब तीसरा स्टेप और करेंगे। अब हम उसको बैक्टीरिया को छोड़ देंगे कि तुम आजाद हो भाई, तुम रेप्लिकेट करे रहो। अब अगली बार क्या होगा, अगले 20 मिनट में ये बैक्टीरिया फिर से उसी में, अभी तो 2 बने थे ना, अब 2 से क्या बन जाएंगे, इधर 2 बनेंगे और इधर भी 2 बन जाएंगे बैक्टीरिया। बोलो समझ में आई बात या नहीं? एक बैक्टीरिया यहां से आफ्टर 20 मिनट्स ये हुई होगी, और अगले 20 मिनट यानी कि 40 मिनट में ये हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा ना। अगर ये हो गया, अब की हमने जब देखा, अब की बार हमने फिर इसे सीजियम क्लोराइड में डाला इस बैक्टीरिया को, अब की हमने फिर से इसे सीजियम क्लोराइड में डाल दिया, और जब सीजियम क्लोराइड में डाला ना, तो अब की हमें 2 जगह ये मिला। एक तो मिला बिल्कुल ऊपर, एक तो मिला बिल्कुल ऊपर, और एक मिला बिल्कुल बीच में, यानी कि वही पुराने वाले जगह पे, पुरानी वाली जगह पे मिल रहा है, यानी कि N14 और N15 होगा। और जब इससे भी हल्का हो जाएगा तभी तो ऊपर रुकेगा, यानी कि N14 N14। इसका मतलब है डीएनए जो है, जब इससे 1 से 2 हुआ तो यहां पहले N14 N15 में हुआ, और जब यहां आया तो एक तो N14 वाला बना और एक बना N14 N15 वाला। नहीं समझ में आई बात? कैसे हुआ होगा, आइए यहां से इसी को ट्रेस कर लेते हैं। इस बात को हम यहां से ट्रेस करते हैं। देखिए यहां हम डीएनए को निकालेंगे, यहां हमारा डीएनए जो था वो N15 और N15 वाला था, ठीक। यहां ये डीएनए 1 से 2 हुआ, 1 से 2 हुआ है तो क्या हो रहा है, यहां N15 वाला ही रहेगा, पुराना वाला, और ये भाई साहब नए वाले यहां तैयार हो गए, N14 वाला इस माहौल से ले लिया इसने, ठीक है। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? यहां पे क्या हो रहा है, N15 हम 15 लिखे थे, N नहीं लिखेंगे, और यहां क्या हो रहा है N14। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? अब जब यहां वाली सेल को देखा तब क्या होगा, तब इसमें से फिर 2 निकलेंगे और इसमें से भी 2 निकलेंगे। बोलो ये बात समझ में आई नहीं? एक तो पुराना वाला स्ट्रैंड होगा N14 वाला, मान लो ये वाला है 15, इसके ऊपर जब नया बनेगा तो वो कैसा होगा, N14 होगा, और यहां N14 वाला था ही था पहले से, और जब नया बनेगा तो भी N14 ही होगा। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि वो N तो यहां से ले रहा है ना, अब तो सारे N जितने भी नए लग रहे हैं वो 14 वाले ही तो लग रहे हैं, ठीक है, वहां से ले रहा है NH4Cl से। ऐसे यहां पे भी सेम ऐसे ही होगा, ये 14 और 14 और ये 14 और 15। नहीं समझे बात? समझ गए? बोलो ठीक है। अब हमने इसको जो है वो यहां से ट्रेस करके जब देखा तो ये पता चल गया, सब ये प्रूफ हो गया कि यहाँ N14 15 वाले भी होंगे, N14 14 वाले भी होंगे। जो N14 14 वाले थे वो ऊपर आके बैठ गए, जो N15 N14 वाले थे वो बीच में आके बैठ गए। इस स्टेप पे सिर्फ N14 N15 हाइब्रिड थे, तो भाई साहब इस स्टेप पे हाइब्रिड दिखे। इससे पहले वाले में सारे के सारे 15 15 वाले थे, तो यहां दिख गए।
नहीं समझे मेरी बात? इस बात को समझ में आ गया पूरा? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? इसी बात को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है एनसीईआरटी में। क्या लिखा है देख लीजिए साहब। इन्होंने पहले स्टेप में लिखा है कि साहब दे ग्रीव ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग N15 पहले इन्होंने N15 वाला लिया, उसमें पूरे ई कोलाई को ग्रो कराया। तो जब ई कोलाई को ग्रो कराएंगे काफी जनरेशन तक तो उसके अंदर सब में N15 आ जाएगा। और डेंसिटी ग्रेडियंट से हमने चेक कर लिया उसको कि N15 कहां पे होगा, तो यहां पे पता चल गया डेंसिटी ग्रेडियंट से हमें पता चल गया N15 यहां पे होगा। ठीक, पहले स्टेप में। फिर क्या कराया, फिर कहा ठीक है अब आगे बढ़ो, अगला स्टेप, देन दे ट्रांसफर दिस सेल इनटू द मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl। अगली बार इन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया, जहां नॉर्मल NH4Cl था, और वहां ट्रांसफर करने के बाद जब टुक कर सैंपल तो पता चला कि भाई साहब 20 मिनट बाद खेल बदल चुका है। अब ये यहां पे N14 N15 दिखने लगा। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि यहाँ डीएनए देखिए N15 वाला पूरा रेड था, अब यहाँ देखिए रेड और ग्रीन आपको दिख रहा है, दिख रहा है? ये ग्रीन क्या सिंबल कर रहा है? ग्रीन सिंबल कर रहा है कि N14 वाला आ चुका है। अब अगले 20 मिनट यानी कि अगले 40 मिनट बाद हम जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, N14 वाली जनरेशन रहेगी, N15 वाली जनरेशन मिलेगी, इसलिए यहाँ दो जगह पे मिल रहा है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस टेस्ट में नहीं है? समझ में आ गया? सभी को आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं? तो thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer of N15 to N14 medium, it is after 20 minutes the E. coli divides 20 minutes, क्योंकि E. coli जो है 20 मिनट पे डिवाइड कर जाता है, had a hybrid और इंटरमीडिएट डेंसिटी। अगले 40 मिनट में क्या हुआ, जब सेकेंड जनरेशन की बात करी तो वो क्या था, as composed of equal amount of hybrid and light DNA। देखिए आपको यहाँ पे हाइब्रिड मिल रहा है और लाइट, दोनों डीएनए आपको मिल रहे हैं 40 मिनट बाद। समझ में आ गई बात या नहीं? बस इसी बात को इन्होंने समझा दिया कि भाई साहब यही है कि आधा आधा हो रहा है, यानी कि 14 में 15 जुड़ रहा है, फिर 15 में 14 जुड़ रहा है, तो क्या है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। इसी बात को ये किसने करा था, एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई में करा था। ई कोलाई क्या है, यूकैरियोट के प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट है, यानी मिशेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट किस पे था, प्रोकैरियोट के ऊपर था, यूकैरियोट पे नहीं था। तो यूकैरियोट पे सेम एक्सपेरिमेंट सेम सन में करने वाले कौन थे, टेलर मास्टर थे। ठीक है, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने भाई साहब रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया टेलर भाई ने। ठीक है, to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vaccia faba, यानी faba beans, जो beans होती हैं आप खाते हो beans, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। किसने करा था, टेलर एंड कलीग्स ने। कब, सेम सन में 1958 में। ठीक है, और द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये भी डीएनए क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिवली, क्योंकि भाई बैक्टीरिया में होता नहीं है क्रोमोसोम ना, तो इसलिए इन्होंने टेलर भाई ने अपना ई कोलाई हटा के विसिया फेबा के ऊपर लगा दिया, फेबा बीन्स। और यहां इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, उन्होंने क्या लिया था, मिशेल्सन स्टॉल ने ई कोलाई के ऊपर नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया था N15 N14। ठीक है, और यहां इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन ले लिया। बस इतनी सी बात थी, कोई दिक्कत इसमें? इससे ये बात पता चल गई कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक, यहां तक हम बात रख रहे हैं, अब हम अगली वीडियो में जाएंगे।